अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रख, मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के भी भारतीय तसल्लुत और जुल्म जबर से निजात दे। आमीन। सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज की एहतसाब अदालत पेशी की। तो लाहौर एहतसाब अदालत में मरियम नवाज की पेशी के लिए कारकुनों की फौज आमने सामने हो गई और उनकी आमद भी हुई। लीगी कारकुनों की अदालत के सामने हुल्लड़बाजी और पथराव किया गया। रुकावटें तोड़कर अदालत में दाखिल होने की कोशिश भी की गई। लाहौर मुल्तान रोड पुलिस और नून लीगी कारकुनों की लड़ाई में मैदान जंग बन गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज की 200 कनाल अराजी की गैर कानूनी तौर पर अलाटमेंट केस में नैब ऑफिस पेशी। मरियम नवाज की नैब लाहौर ऑफिस पेशी पर लीगी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद मुतहरिक नजर आई। रायविंड से बड़े काफिले की सूरत में नैब ऑफिस आमद पर कारकुनान पुरजोश दिखाई दिया। पेशी के मौका पर लाहौर का ठोकर न्याज बेग मैदान जंग बन गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने पुलिस की जानिब से लगाए गए बैरियर्स हटाकर अंदर घुसने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की जानिब से मज़ाहमत करने पर मुल्तान रोड मैदान जंग में तब्दील हो गया। सूरत हाल कशीदा होने के बाइस नैब लाहौर की जानिब से पेशी मंसूख कर दी गई। मरियम नवाज नैब ऑफिस पहुंचकर घर वापस निकली, मगर कुछ देर बाद नैब ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हुई तो कमोबेश 45 मिनट नैब ऑफिस के बाहर मौजूद रही और मौक़िफ़ अपनाया कि झूठे इल्जामात का जवाब देने आई हूँ, मुझे सुना जाए, जवाब दिए बगैर नहीं जाऊंगी। नैब ने गेट बंद कर लिया, जवाब देने आई हूँ, दरवाजा खोले। आज यहाँ पेश हुई हूँ और अपने यहाँ खड़ी हूँ, ये दरवाजा नहीं खोलता। मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं नैब की जानिब से कि आप वापस जाएं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज अगर झूठे इल्जामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो, मेरे जवाब सुनो और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। बाद अजीज नैब की जानिब से पुलिस अफसरान के हाथों लीगी कायदीन की मंशा पर तहरीरी तौर पर पेशी मंसूख करने की यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर मरियम नवाज का काफिला नैब ऑफिस से वापस रवाना हो गया। दूसरी जानिब नैब की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब के 20 साल दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नौयत का बर्ताव हुआ, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। नैब के अमले को भी जख्मी किया गया। इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज की पेशी को फौरी तौर पर मंसूख किया जाता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़ लाहौर। मरियम नवाज की पेशी पर पथराव की कई सवाल छोड़ गया। नवाज शरीफ की बेटी अदालत पेशी पर पथराई, गाड़ियों में पत्थर कौन लाया? मरियम नवाज की अदालत पहुंचने पर पथराव क्यों और किसने किया? मरियम की आमद पर शदीद पथराव, पत्थरों भरी गाड़ी कौन लाया? पत्थर बांटे और फेंके गए। मरियम नवाज की नैब दफ्तर आमद पर शदीद पथराव किया गया। एक काली डबल केबन की गाड़ी मरियम नवाज के काफिले में आई, जिसमें से लाल रंग की शर्ट पहने एक शख्स ने पत्थरों से भरी थैली निकाली और इससे पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे नैब अदालत के शीशे भी टूटे। पथराव के दौरान मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी पत्थर लगने से टूट गया, जिसके बाद मरियम ने जाती उम्रा की जानिब वापसी की राह ली। नून लीगी रहनुमा दोबारा नैब दफ्तर के सामने आकर खड़ी हो गयी, लेकिन दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए गए। मरियम नवाज को खातून कारकुन से मिलते हुए भी पत्थर पकड़े देखा जा सकता है। मुस्लिम लीगी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सिलसिला वहीं से जोड़ दिया जहां से टूटा था। बोली, हमारा बयानिया कल भी वही था, आज भी वही है। लीडर सिर्फ नवाज शरीफ और वोट को इज्जत दो। ये हमारी पार्टी का बयानिया नहीं, बल्कि ये हमारे आइन का बयानिया है। आज रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि जो हुकूमत 6 माह की मोहलत पर चल रही हो, वो क्या हालात में बेहतरी लाएगी। इमरान खान को आने का शौक था, अब जाने का खौफ है। मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरियम नवाज शदीद गुस्से में नजर आईं। उनका कहना था कि हमारे बयानिए में कभी तब्दीली नहीं आई। पार्टी का एक ही बयानिया, जो नवाज शरीफ का बयानिया है और जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है।
इनकी नाअहली की वजह से आज महंगाई का तूफान बरपा है। उन्होंने इमरान खान का एक पुराना बयान बताकर उनको तनकीद का निशाना बनाया। बताएं मुझे जरा, नवाज शरीफ के दौर में आटा, दाल, चीनी, चावल, बिजली, गैस क्या कीमतें थी, आज क्या कीमतें हैं? आप खुद ही फरमाते थे ना कि जब हुक्मरान करप्ट होता है तो इन चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मरियम नवाज ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी नाकाम करार दे दिया। उनका कहना था कि मुल्क के दोस्त नाराज हुए, कश्मीर भारत की झोली में जा गिरा। अगर मियां साहब भी 12 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते तो पाकिस्तान एटमी ताकत न बनता। सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे और मईशत पे आपका फेलियर नहीं है, आपका फेलियर फॉरेन पॉलिसी पे भी है। 72 साल में कभी किसी के दौर में, किसी वजीर आजम के दौर में, किसी डिक्टेटर के दौर में कश्मीर की, भारत को क्या इतनी जुर्रत हुई कि कश्मीर की रियासती हैसियत को खत्म कर सके? मरियम नवाज शरीफ ने नैब की जानब से उन पर होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की और बताया कि हमला उनकी जानब से नहीं बल्कि उन पर किया गया। पत्थर आ रहे हैं, आपको एक नैब गर्दी का सामना है, मुझे बुलाने के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना मकसूद था। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि नैब का किरदार बहुत घिनौना है, मुझे जलसों से रोकने और सियासी जिद्दोजहद से बाज रखने के लिए हिरासत में लिया जाता रहा। कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि जो हुकूमत 6 माह की मोहलत पर चल रही हो वो क्या हालात में बेहतरी लाएगी। मरियम नवाज ने एक सवाल के जवाब में बताया कि हमें जिंदा लीडर चाहिए, मुर्दा नहीं। नवाज शरीफ यहाँ बदतरीन सूरत हाल से 2-4 थे, वो वहाँ इलाज के लिए मौजूद हैं, जल्द वापस आएंगे और जिद्दोजहद को दोबारा शुरू करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी मरियम नवाज को टेलीफोन करके नैब पेशी के मौके पर होने वाले वाक़े पर बातचीत की। इस दौरान मरियम नवाज ने वालिद को नैब में पेशी और कारकुनों पर तशद्दुद से मुताल्लिक आगाह किया। मरियम नवाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान ने भी टेलीफोनिक राब्ता किया और लीगी कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद की मुज़ाहमत की। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत नैब के जरिए अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। नैब एहतसाब नहीं, इंतकाम के लिए बनाया गया था। उन्होंने मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर फेंकने और तशद्दुद का निशाना बनाने की मुज़म्मत की और कहा कि माजी में पुलिस ने उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया था। पुलिस के हवाले से उनके साथ होने वाले इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम यही कहते हैं कि ये नैब ये इंतकाम के लिए बनाया गया इदारा है, ये एहतसाब के लिए बनाया गया इदारा नहीं है। हुकूमत इस इदारे के जरिए से अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। पुलिस के हवाले से उन पर पथराव हो रहा है, वो तो उसके अपने फुटेज में है जिन्होंने खुद मरियम नवाज ने बनाई है। लिहाजा मैं मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया ऐसे वक्त में उन अनासर की हौसला अफजाई न करे कि जो जमहूरियत दुश्मन है, जो सियासत दुश्मन है, जो नाजायज हुक्मरानी की बुनियाद पर हुकूमत कर रहे हैं। आज जब हम यकजहती की बात करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मरियम नवाज और लीगी कारकुनान पुलिस तशद्दुद काबिले मुज़ाहमत है। साझी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लाहौर में पुलिस की जानिब से मरियम नवाज और उनके पार्टी वर्कर्स पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। हम इस अमल की मुज़म्मत करते हैं। नैब दफ्तर के बाहर हंगामा आराई से सुप्रीम कोर्ट पर हमले की याद ताजा हो गई। 10 लाख देकर कारकुनान को इकट्ठा किया गया। मरियम नवाज ने नून लीग की सियासत दफन कर दी। बेगम सफदर अवान ने अपने चचा और कजन की सियासत पर खुदकुश हमला किया। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत का मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं आज के वाक़े से वाज़ेह हो गया कि नून लीग करप्ट लोगों को बचाने के लिए हर हद पार कर सकती है। आज उन्होंने नून लीग की सियासत का कि जो इस वक्त नून लीग उनके चचा और उनके कजन जो है वो बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के रोड पे जो है वो काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब और
नून लीग की सियासत का भी जो बकिया रह गया था जनाजा वो भी उन्होंने आज निकाल दिया। जो बकिया रह गया था जनाजा वो भी उन्होंने आज निकाल दिया। मुश्किल से 200 बंदा पूरे पंजाब से इकट्ठा करके 10 लाख रुपए इन्होंने तकसीम किया। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले की आज एक दफा फिर तारीख दोहराई है। आज उसने अदालत की तरफ से दी हुई कंसेशन जो है उसको मिसयूज किया है। मुल्जिम नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने जितनी महारत से नैब कोर्ट के सामने ताकत का मुजाहरा किया, इतनी ही खूबी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को भी मोबाइल फोन पर हिदायत देती रही। किस सहाफी को जवाब देना है, किसको जवाब नहीं देना, हिदायत मरियम औरंगजेब से लेती रही। शुरू हुई तो जलसे का रूप धार गई। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने खिताब शुरू किया। कारकुन उनकी शोला बयानी का जवाब जोशीले नारों से देते रहे। और फिर जब खिताब खत्म हुआ तो साफियों को सवालात की इजाजत मिली, जिसके बाद मरियम नवाज ने अपनी मर्जी के साफियों के सवालात लिए। इस दौरान मरियम नवाज सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब से बार बार कहती दिखाई दी कि बताएं और किस किस के सवाल को जवाब दें। इब्राहिम साहब बात करें, इब्राहिम साहब बात करें। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता, मरियम नवाज ने बाद साफियों के सवालों को मजाक भी उड़ाया। उनका कहना था कि आप ये कह रही हैं कि मैं खुद पत्थर लाई, कारकुनों को पुलिस की वर्दियां पहनाई और फिर उन्हें कहा कि मुझ पर पथराव करें। आपने पूछा, एक सेकंड प्लीज, इंटरप्शन ना कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहां प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फेंकवाए, अपने शीशे तोड़े। मरियम नवाज ने बाद साफियों के सवालात का मजाक भी उड़ाया। उनका कहना था कि आप ये कह रही हैं कि मैं खुद दिखाई दें कि बताएं और किस किस के सवाल का जवाब दूं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने वजारत खारजा के साबिक अफसर तुफैल काजी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने सफारत खाने में बतौर अकाउंटेंट सरकारी फंड को नुकसान पहुंचाया। नैब रावलपिंडी ने कार्रवाई करते हुए वजारत दाखिला के साबिक अफसर तुफैल काजी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तुफैल काजी बल्गारिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात रहा। नैब के मुताबिक मुलजिम ने सफारत खाने में बतौर अकाउंटेंट सरकारी फंड को नुकसान पहुंचाया। मुलजिम 2013 से 2018 तक तुफैल बल्गारिया में तैनात रहा। मुलजिम ने सरकारी फंड का जाती इस्तेमाल करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। नैब रावलपिंडी को यह केस वजारत खारजा की जानिब से भेजा गया। इरफान नईम मंगी का कहना है कि नैब के तमाम अफसरान केसेस को मेरिट पर हल करेंगे। नैब करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मेगा केसेस को जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सीईओ मुनस अलवी का नाम एसीएल में डालने का हुक्म देते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक का ऑडिट भी किया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क किए कि कराची में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। आपके साथ लंदन में क्या हुआ? वहां तो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया और गर्दन दबोच कर पैसे लिए गए। जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत की। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी और चेयरमैन नेपरा अदालत में पेश हुए। वकील के इलेक्ट्रिक आबिद जुबैरी ने कहा कि लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। चीफ जस्टिस ने कराची में लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की? क्या आप ये बताने आए हैं कि लोड शेडिंग चोरी की वजह से हो रही है? आइंदा आपके मुंह से ये बात ना सुनूं। शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। बिजली बंद नहीं होगी, अगर होगी तो के इलेक्ट्रिक के घरों और दफातर की होगी। मैं अभी के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करता हूँ। चेयरमैन नेपरा बताया कि इसका मुतबादिल क्या है? आप लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखे हैं। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने बताया कि हमने 10 साल में 2.5 अरब इन्वेस्टमेंट किए और 1000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सीईओ मोनस अलवी की सरजनिश करते हुए कहा कि आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करना। मालूम है जब छोटे छोटे घरों में रात में बिजली बंद होती है तो क्या होता है? औरतें दुहाई देती हैं। आप लोगों को तमाम वसूलियां कराची वालों से कर ली गई हैं। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए।
पता चले क्या कमाया, क्या हासिल किया। सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ACL में डाला जाए। जहाँ जहाँ गफलत है मुकदमा दर्ज किए जाएं। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं। आपके साथ लंदन में क्या हुआ, वहाँ तो आप लोगों को गिरफ्तार किया गया और गर्दन दबोचकर पैसे लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को शहर भर से बिल बोर्ड्स फौरी हटाने और इश्तिहारात की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में साइन बोर्ड्स और होर्डिंग्स की तनसीब से मुतालिक केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि हमने अब तक शहर भर से 300 से ज्यादा साइन बोर्ड्स हटा दिए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को इंसानी जान से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। सड़कों पर कोई इश्तिहार नहीं लगना चाहिए, टीवी पर इश्तिहार चलता है काफी है। अदालत ने इश्तिहारात की इजाजत देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को निजी प्रॉपर्टीज से भी फौरी इश्तिहार हटाने का हुक्म दिया है। कमिश्नर कराची ने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसकी कंप्लायंस होगी और पूरे शहर में हमने तकरीबन 400-500 से ज्यादा बिल बोर्ड हटाए हैं। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में भी बिल बोर्ड हटाए जाने के अहकामात दिए थे, लेकिन मुतल्लिका इदारों ने कुछ रोज कार्रवाई के बाद एक्शन रोक दिया था। यही वजह है कि शहर में लगे बड़े बड़े बिल बोर्ड हवाओं और बारिश के दौरान गिरकर इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हालिया बारिशों के दौरान मेट्रोपोल होटल चौरंगी पर गिरने वाला बिल बोर्ड का हादसा है। अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी हुई है। अभी ये नहीं कह सकते कि कोरोना खत्म हो गया। हमारे लिए 15 अमवात भी ज्यादा हैं। कल पाकिस्तान के अंदर 15 लोग जान बहक हुए कोरोना की वजह से। ये 15 भी ज्यादा है, ये भी अफसोसनाक है। ये कोई बात नहीं है कि हम जो है वो फतेह डिक्लेयर करके अब आराम से हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं, लेकिन कहाँ 78,000 से ज्यादा और कहाँ 15 एक दिन के अंदर। वफाक के अंदर जो सिविलियन इदारे हैं, जो मिलिट्री की सपोर्ट उसको हासिल थी और सूबों ने किस तरीके से मिलकर इस पे काम किया इस वबा को के फैलाव को रोकने के लिए। दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के बाद रूस से अच्छी खबर आ गई। रूस कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। रूसी सदर के मुताबिक वैक्सीन को रूसी वजारत सेहत ने रजिस्टर्ड कर लिया है। तजर्बाती मराहिल मुकम्मल होने पर वैक्सीन की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा है कि मेरी बेटी उन अफराद में शामिल है जिन्हें सबसे पहले इस वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया था। उन्होंने कहा कि रूस की तैयार की हुई वैक्सीन को रूसी वजारत सेहत ने रजिस्टर करा लिया है। रूसी वैक्सीन के नताज इंतहाई हौसला अफजा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में मजीद कहा कि रूसी वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ क़ुव्वत मदाफियत बढ़ेगी। रूस ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार अपनी वैक्सीन के तमाम तजर्बाती मराहल मुकम्मल होने पर कल उसे लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। सितम्बर से बड़े पैमाने पर वैक्सीन की प्रोडक्शन का आगाज होगा, जबकि अक्टूबर से मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड में 102 दिनों के बाद पहला कोरोना केस रिपोर्ट हुआ है। वजीर आजम ने ऑकलैंड में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड में 1.5 माह बाद कोरोना वायरस का नया केस सामने आ गया। वजीर आजम ने ऑकलैंड में आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि कोरोना वायरस फैल न सके। न्यूजीलैंड की वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस में मुब्तला शख्स मेलबर्न से न्यूजीलैंड आया था, जिसने पहले आइसोलेशन इख्तियार की और इसके बाद जब कोरोना टेस्ट कराया गया तो नतीजा मंफी आया। चंद रोज गुजरने के बाद जब दोबारा टेस्ट किया गया तो वो मुस्बत था। मुतासरा शख्स को ऑकलैंड में इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने 8 जून को मुल्क को कोरोना फ्री करार देकर पाबंदियां उठाने का ऐलान किया था, मगर चंद रोज बाद ही 16 जून को 2 नए केसेस सामने आए थे। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शहर कायद में भी मातरे वतन के यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। शहरी एक जानिब तो सब सैलानी परचमों समेत दूसरी सजावटी अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं, तो उधर मुल्क से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जज्बा भी सर चढ़कर बोलने लगा है। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मसाजिद को इबादत के लिए खोला गया। रियासत के रिद के लिए रियासत अपना किरदार अदा करती है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का मुल्क में अहम किरदार है। उलमा कराम की काविशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं।
اسلامی نظریاتی کونسل کے زیر اہتمام مختلف مسالک کے درمیان روابط و حسن تعامل کے لاہے عمل کے لیے برین سٹارمنگ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا مختلف مسائل پر کردار قابل تعریف ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ریاست اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ علماء کی رائے کو ہم نے اہمیت دی تھی، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ مساجد کو بند کرو، علماء کرام کی خواہش تھی کہ ہم SOPs کے ذریعے سے کھلے رکھتے ہیں، حکومت کا فیصلہ تھا کہ کھلے رکھے، اور پاکستان واحد ملک تھا پوری دنیا میں جس نے سرکاری طور پر SOPs کے ساتھ مساجد کو کھولنے کی اجازت دی۔ ریاست اپنا رٹ ہر صورت میں، ہر قیمت پر، ہر حالت میں برقرار رکھے گی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے سب سے بڑے منصوبے CPAC کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی، جسے سب نے مل کر ناکام کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی آئینی فرائض منصبی میں یہ بات شامل ہے کہ معاشرے کی شیرازہ بندی کے لیے تجاویز اور لائحہ عمل ترتیب۔ آج کی یہ فکری نشست اس ذمہ داری کے احساس کا تسلسل ہے۔ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی اور مشاورت کے نتیجے میں پاکستان اپنے مستقبل میں معاندین کی ریشہ دبانیوں سے محفوظ ہے۔ مسالک کے درمیان روابط و حسن و تعامل کا لاہے عمل طے کرنے کے لیے مختلف طبقہ فکر و مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے اپنی تجاویز اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کی۔ کیمرامین بلاول خورشید کے ساتھ کامران چوہدری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پشاور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ سبز ہلالی پرچموں سے تیار کردہ ملبوسات اور دیگر ساز و سامان کے سٹالز بازاروں میں سج گئے ہیں۔ عدنان شاہد رپورٹ کریں گے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی جشن آزادی کی تیاری جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے۔ پشاور کی قدیمی قصہ خواری بازار میں اس دن کے حوالے سے سٹال سج گئے، جس پر سبز ہلالی پرچموں سے تیار کردہ ملبوسات، بیچز، ٹوپیاں اور دیگر ساز و سامان کو خوبصورت انداز سے سجایا گیا ہے۔ جشن آزادی خوشی سے منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ کوشش ہوگا کہ ہم جس حکومت نے جو طریقہ بنایا ہم اسی طریقے سے بنا لیں۔ اللہ ایک تو کورونا کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وہ پہلے ہوا تھا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس دفعہ جوش و خروش سے منائیں، اور 14 اگست اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خریدیں گے اور انشاءاللہ پورے جذبے سے منائیں گے انشاءاللہ۔ سٹالوں پر موجود خریداری میں مصروف شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود بھی جشن آزادی کا دن جوش و جذبے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی منائیں گے۔ اس سال بہت مہنگائی ہے، پچھلے سال سے بہت زیادہ مہنگائی ہے، تو انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ مہنگائی کم سے کم ہو جائے تو بہتر ہے۔ 14 اگست کے دن کو منانے کے لیے شہری پرعزم اور پرجوش ہیں۔ مہنگائی کے باوجود بھی پشاور کے شہری جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے خریداری میں مصروف عمل ہیں۔ کیمرامین ارسلان طارق کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ عرض پاک کی آزادی کا دن جوں قریب آ رہا ہے، شہریوں میں محب الوطنی کا جذبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وطن پر جان بھی قربان ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ سال بھی جوش و جذبے کے ساتھ اس ماحول کے حساب سے بھی ہم بھرپور طریقے سے تیاریوں میں مشغول ہیں، اور چھوٹے بڑے بچے بزرگ سب اس میں مشغول ہیں، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہمارے لیے جو عید کی طرح خوشی کا دن ہے، ہم اس دن بہت خوشیاں کریں گے، ہم جھنڈیاں خرید رہے ہیں، جھنڈے خریدیں گے، ہم بہت خوشی منائیں گے 14 اگست کے دن، کیونکہ پاکستان آزاد ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس دن کی بھرپور خوشی منائیں گے۔ ہم پہلے سے زیادہ 14 اگست فل جوش میں منائیں گے اور پاکستانی ہونے کا ثبوت ادا دیں گے، سمجھ گئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو دکھا دیں گے پاکستان اور زندہ باد۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چڑیا گھر میں جانوروں کی ہلاکت پر وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے ممبران سے بھی جواب مانگا گیا ہے۔ گھر میں جانور مر گئے، زرتاج گل کو توہین عدالت کا نوٹس، وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ بھی جواب دے۔ اسلام آباد کے چڑیا گھر میں جانوروں کی ہلاکت کیس میں عدالت نے زرتاج گل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل اور سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی ناہید درانی سمیت وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے ممبران کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس بھیجا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شوکاز نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ ناہید درانی کہتی ہے، میں واقعے کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں، تاہم کابینہ اراکین کا کوئی تعلق نہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کابینہ نے وائلڈ لائف بورڈ کی منظوری دی تھی، لہٰذا ذمہ دار وہ بھی ہے۔
कमालिया में 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत 13,000 पौधे लगाए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत। मालिया में वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम इलाका 728 गाबे में MNA रियाज फतेहाना, सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना, DC आमना मुनीर, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रफान हजरा समेत टाइगर फोर्स ने 18 एकड़ मुहित रकबा पर 13,000 पौधे लगाए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर का कहना था, दरख्त लगाना सदका जारिया है, दरख्त लगाना हर शहरी का फर्ज है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के साथ साथ मौसम को खुशगवार बनाने में मददगार साबित होते हैं। जबकि सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना का कहना था कि दरख्त को लगाने के साथ साथ उनकी मुनासिब देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधे लगाकर मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाएंगे। असद राजपूत, साज न्यूज टीवी, कमाली। चित्राल में भी मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। चित्राल एयरपोर्ट पर 8,000 पौधे लगाए गए हैं। मुहिम में खुसूसी तौर पर टाइगर फोर्स ने भी हिस्सा लिया। गुलहमात रिपोर्ट करेंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह चित्राल में भी मानसून मौसम की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में चित्राल एयरपोर्ट के पास रिवर बेल्ट में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चित्राल मेहमान खसूसी थे। इस मुहिम में खसूसी तौर पर टाइगर फोर्स ने भी शिरकत की। शजरकारी मुहिम में डिप्टी कमिश्नर चित्राल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चित्राल, चित्राल स्काउट्स की कर्नल आबेद, पाक फौज के मेजर रियाज और दीगर मेहमानों ने पौधे लगाए। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चित्राल शौकत फयाज ने इस मुहिम के बारे में अपनी ख्यालात का यूं इजहार किया। इस मुहिम में एयरपोर्ट के करीब 8,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि दरोश, बोनी, लासपुर और अपर चित्राल में भी पौधे लगाए जाएंगे ताकि मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पाया जा सके। वाज़ेह रहे कि दरख्त न सिर्फ हमें ताज़ा ऑक्सीजन फराहम करता है, बल्कि सैलाब की शक्ल में हमें कुदरती आफात के नुकसान से भी बचाता है। गुलाम फारूकी, सच न्यूज, चित्राल। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस M5 के ज़ेर तमाम हादसात रोकने के हवाले से तरबियती मश्क का इनेकाद किया गया। तरबियती मश्क में मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने शिरकत की। मजीद जानते हैं वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M5 के ज़ेर तमाम हादसात रोकने के हवाले से तरबीती मशक का इनेकाद किया गया। तरबीती मशक में मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू, पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों ने शिरकत की। जबकि इस हवाले से DSP मोटरवे पुलिस मोहम्मद फैसल का कहना था कि कॉल मसूल होती है कि एक मिनी मजदा जो है वो इस लोकेशन के ऊपर हिट हुआ है और उसमें ऑयल लीकेज भी हो रही है और बंदे भी जख्मी है, जो ड्राइवर साथ क्रू होता है उसका। रेस्क्यू 1122 को कॉल किया ताकि जख्मियों को जो है वो फर्स्ट एड पहुंचाई जा सके। उसके साथ साथ चूँकि जो उसकी फ्यूल लीकेज थी उसमें आग लगने का खदशा था, तो उसके पेश नज़र जो है वो फायर ब्रिगेड को कॉल किया। डॉक्यूमेंटेड हालत में उनके हमने हैंड ओवर किया और ये तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके हमने गाड़ियों को रिकवर करवा के रिकवरी अपनी वैन्स के जरिए और रोड को क्लियर कर दिया। जबकि इस हवाले से रेस्क्यू 1122 का कहना था कि एक्सीडेंट की सूरत में या आग लगने की सूरत में तो एक्सरसाइज का मुजाहरा किया गया है, जिसमें एक्सीडेंट से निपटने, मरीजों को फर्स्ट एड देने, उनको शिफ्ट करने, इसके अलावा आग लगने की सूरत में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने और तमाम कार्रवाई के लिहाज से तमाम महकमों के कोऑर्डिनेशन से एक मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया। कैमरामैन मुबशिर उल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 200 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार करके पाक ईरान के सरहदी शहर ताफ्तान में राहदारी गेट के मकाम पर लीविस के हवाले कर दिया। गैर कानूनी तरीके से ईरान दाखिल होने वाले 200 पाकिस्तानी बाशिंदों को ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद बगैर सफरी दस्तावेजात के सफर कर रहे थे। इन गिरफ्तार पाकिस्तानियों को राहदारी गेट ताफ्तान पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। कोरोना एहतियाती तदबीर के तहत लीविस इंतजामिया ने गिरफ्तार पाकिस्तानियों को मास्क दिए और महकमे सेहत के पैरामेडिक स्टाफ ने अफराद की स्क्रीनिंग की। लेवी जराये के मुताबिक डिपोर्ट अफराद को FIA के हवाले कर दिया जाए। सच टीवी की काविश नेकी की टोकरी की शहर शहर सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि इस काविश से सफेद पोश अफराद का भरम रह जाता है। नेकी की टोकरी जो अल्लाह शुरू कर रखा है ये बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको बहुत उनका अजर देगा और उनको कामयाबी अल्लाह अता फरमाएगा। इनमें हम सबको मिलजुल के हिस्सा देना है। सच टीवी ने जो मुहिम शुरू की है नेकी की टोकरी, ये काबिल तारीफ है और जितनी भी आवाम है यहाँ के लोग हैं इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि जो गरीब आवाम है वो इससे फ़ायदा उठा सके। सच टीवी की तरफ से नेकी की टोकरी का जो सिस्टम किया गया ये काबिल तारीफ है। इसमें सफ़ेद पोश इंसान की जो मदद होती है
और हम इस चीज़ में सच न्यूज़ वालों को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। सच न्यूज़ की तरफ से जो नेकी की टोकरी का मुख्तलिफ तंजीमों के ऊपर इंतज़ाम किया गया, ये बहुत अच्छा इकदाम है, हम इसको सराहते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इज़्ज़त और तरक्की अता फरमाए। इससे गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है। सच न्यूज़ के इस अहसन इकदामात को सराहते हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ तंदूरों पर नेकी की टोकरी का सिलसिला शुरू किया। इससे गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी मुयसर होगी। मॉनसून हवाओं का मुल्क के वस्ती इलाकों में दाखिला शुरू हो गया। मशरकी हवाएं भी बालाई इलाकों पर असरअंदाज होने लगी। लाहौर में बारिश की बूंदें बरसने लगी। वासा और इंतजामिया को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। मॉनसून सीजन, सफेदी है, स्याही है, शफक है, अब्रे बारां है। लाहौर में रिमझिम, बेशतर मकामात पर काले बादल, हवाओं का चलना और थमना भी जारी। लाहौर में रिमझिम, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में उफक पर बादलों के टुकड़े तेज हवाओं के साथ बारिश का पता देने लगे। कश्मीर, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने बारिशों के पेश नजर वासा और इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया। तसलसल से मॉनिटरिंग के साथ साथ उस्मान बुज़दार ने शहरों में निकासियाब के लिए वज़ा करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। ट्रैफिक रमा दमा रखने के लिए खसूसी इकदामात का भी कह दिया। बात करेंगे मकबूजा वादी की तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज की बरबरियत का एक और बेईमाना अंदाज। पाकिस्तानी होने का झूठा इल्जाम लगाकर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। जालिम काबिज भारतीय फौज ने उन तीनों नौजवानों को कत्ल करने के बाद खुद ही उनकी तदफीन भी कर दी थी। भारत ने मासूम कश्मीरी खानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी। पाकिस्तानी होने का झूठा और मनगढ़ंत इल्जाम लगाकर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहीद कश्मीरियों के अहले खाना ने बताया कि 18 साला इब्रार खटाना, 21 साला इम्तियाज अहमद और 25 साला इब्रार अहमद 16 जुलाई को काम की तलाश में श्रीनगर जाने के लिए अपने घरों से निकले थे, जिसके बाद उनसे राब्ता मुनक़ते हो गया। काबिज भारतीय फौज ने कहा था कि 3 नौजवान 18 जुलाई को झड़प के दौरान मारे गए हैं। जालिम काबिज भारतीय फौज ने इन तीनों नौजवानों को कत्ल करने के बाद खुद ही उनकी तदफीन भी कर दी थी। तीनों शहीद नौजवानों के अहले खाना ने शोदा का DNA टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज के यौम शहादत पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। वादी कश्मीर की इक्तसादी नाकाबंदी के खिलाफ एक जुलूस की क़यादत के दौरान उन्हें शहीद किया गया था। कॉन्फ्रेंस के सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज का यौम शहादत, पूरी वादी सोग में डूब गई। हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज के यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की कॉल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। शेख अब्दुल अजीज को काबिज भारतीय फौजियों ने 11 अगस्त 2008 को गोली मारकर शहीद कर दिया था। वो जम्मू के हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से वादी की इक्तिसादी नाकाबंदी के खिलाफ श्रीनगर से कंट्रोल लाइन की तरफ जुलूस की क़यादत कर रहे थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में कहा कि हड़ताल करके मकबूजा इलाके के अवाम भारत और दुनिया को ये पैगाम पहुंचाएंगे कि वो अपने शोहदा के मिशन को हर कीमत पर पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने श्रीनगर सेंट्रल जेल से कश्मीरी सियासी कैदियों को जम्मू खितों की जेलों में मुंतकिल करने पर काबिज हुकाम की मजम्मत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा न्यूजीलैंड की तस्दीक कर दी। दोनों टीमों के दरमियान दिसंबर में 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक कोरोना वायरस के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज होंगी, जिनमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की सीरीज शामिल हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट डेविड वॉर्ड का कहना है कि दौरा करने वाली टीम्स की आइसोलेशन के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त तक तमाम सीरीज यकीनी हैं। उन्होंने बताया कि वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने भी तस्दीक कर दी है। न्यूजीलैंड में इस सीजन में 47 रोज की इंटरनेशनल क्रिकेट होगी। तमाम तफसीलात तय होने पर सीरीज के शेड्यूल का ऐलान होगा। कौमी क्रिकेट टीम ने साउथहैम्पटन में तैयारियों का आगाज कर दिया है। पहले रोज कौमी खिलाड़ियों को फील्डिंग में बेहतरी लाने के लिए खुसूसी तरबियत दी जा रही है। कोचेस ने बैटिंग में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। शाहीनों ने दूसरे टेस्ट में कमबैक के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी।
फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग के शोबों को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोचेज भी सरगर्म। साउथहैम्पटन टेस्ट के लिए कौमी क्रिकेटर्स का मुख्तसर दौरानगी का तरबियती कैंप जारी है, जिसमें तमाम खिलाड़ी कोचेज की निगरानी में तरबियती सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम की फील्डिंग में बेहतरी लाने के लिए खसूसी प्रैक्टिस सेशन मुनाकिद किया जा रहा है। कोचेज का मानना है कि अगर दूसरे इनिंग्स में बॉलर्स को फील्डिंग से सपोर्ट मिलती तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। Edged ungone. There's the sweep, and he's got it. Pulled nicely. That'll be 4. I don't think the sweeper will get. 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी, जिसके बाद उन्हें सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हुई। Never bagged the pair. Is he off the pair? He is, with a nice punch down the ground. Got him this. Oh, hit the stumps. कौमी क्रिकेटर्स ने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में अच्छा खेल पेश किया और कई एजाजात अपने नाम किए, लेकिन इंग्लिश बल्लेबाजों ने मैच का पासा पलट दिया। अफगान सदर अशरफ गनी ने आखिरी 400 तालिबान कैदियों की रिहाई के परवाने पर दस्तखत कर दिए। अफगान हुकूमती टीम और तालिबान के दरमियान कतर में बैनुल अफगान मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का इम्कान है। अमल में अहम पेशरफ्त। अफगान लोया जिरगा में 4 तालिबान कैदियों की रिहाई के फैसले के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने कैदियों की रिहाई के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अफगान हुकाम का कहना है कि हुकूमत 400 तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल 2 रोज में शुरू कर देगी। उधर तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जमान सुहैल शाहीन ने कहा कि कैदियों की रिहाई मुकम्मल होते ही 1 हफ्ते के अंदर बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा। मुज़ाकरात का पहला दौर कतर के दरअल हुकूमत दोहा में मुनक्किद होगा। अमरीका तालिबान मुआहदे के मुताबिक अफगान हुकूमत को तालिबान के 5000 कैदी रिहा करने हैं। अफगान हुकूमत तालिबान के 4600 कैदी रिहा कर चुकी है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के मुताबिक कुछ दिनों में तालिबान कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल होने के बाद अफगान हुकूमती टीम कतर जाएगी। सारे बैरूत में जान की बाजी हारने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए इराकी फनकार ने अनोखा तरीका अपनाया। फनकार ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए दिल को तड़पा देने वाले मनासर दिखाए। फनकार ने अपनी तख्लीकात हकीकत से बहुत करीब तर होकर बनाई कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।